सुप्रभात विद्यार्थियों, आज है 21 अगस्त 2020 और आज हम वर्कशीट नंबर 21 सॉल्व करने जा रहे हैं। आज का सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। सभी को याद रखना है, पहले की तरह ऊपर विद्यार्थी का नाम में अपना नाम और कक्षा अध्यापक के नाम में अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। चलिए देखते हैं, आज का टॉपिक है हमारा व्याकरण समास। तो आज का टॉपिक है हमारा समास। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ होता है मेल या योग, यानी कि जोड़ना, मेल या योग। ठीक है, समास का अर्थ होता है। तो वास्तव में समास अनेक शब्दों के मेल से एक नवीन शब्द बनाने की प्रक्रिया है। समास क्या है? अनेक शब्दों के मेल से एक नवीन शब्द बनाने की प्रक्रिया है। वो जो नवीन शब्द होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं समस्त पद। क्या कहते हैं? समस्त पद। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, तो इसके लिए क्या होगा? रसोई घर। शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा? रसोई घर। तो रसोई घर हो जाएगा हमारा समस्त पद। या फिर हम ये कह सकते हैं शरण में आगत। आगत मतलब आना, शरण में आगत यानी शरणागत। ठीक है, तो शरण में आगत आपने देखा एक बड़ा सा शब्द है, इसको हमने शॉर्ट में नवीन शब्द क्या बनाया है? शरणागत। ठीक है, तो इसे कहते हैं समास। चलिए देख लेते हैं हमारी वर्कशीट में क्या दिया गया है। मनुष्य अपनी बातचीत की मनुष्य अपनी बातचीत की सुविधा और प्रभाव दिखाने के लिए वर्णों या शब्दों को जोड़कर नए नए शब्द बना लेता है। तो आप ये जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं? नए नए शब्दों का निर्माण करते रहते हैं। ठीक है, तो योग करने के कारण ही ऐसे शब्दों की यौगिक शब्द कहा जाता है। योग करने के कारण मतलब हम दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक नया शॉर्ट फॉर्म वाला शब्द बना लेते हैं, उसी को यौगिक कहा जाता है। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास में ऐसे ही यौगिक शब्द बनते हैं। तो हम लोग इन सब में ऐसे यौगिक शब्द बनाते हैं। दो या तीन शब्दों या पदों को जोड़ने से वह छोटे या संक्षिप्त हो जाते हैं। ठीक है, संक्षिप्त और नए शब्द बनाने की यह प्रक्रिया समास कहलाती है। तो आपने देखा कि हम इंसानों को आदत होती है, बड़ी चीजों को हम अपने आप अपने अनुसार छोटा कर लेते हैं। जैसे हम अपने नाम में ही देखो, किसी का नाम अगर बहुत बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं? उसका एक निकनेम, शॉर्ट नेम बना लेते हैं। तो इसी तरीके से समास भी होता है। समास में क्या होता है कि हम बड़े शब्दों को, कई शब्दों को जोड़कर एक छोटा शब्द बना लेते हैं और वो हमारा समास कहलाता है। ठीक है, समास का समस्त पद कहलाता है कि हम बड़े शब्दों को, कई शब्दों को जोड़कर एक छोटा शब्द बना लेते हैं। चलिए हम अपना समास अब शुरू करते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? आई होप ये आप लोग समझ चुके हैं कि समास है क्या। एक्चुअल में समास क्या है, मैंने एक बार फिर से बता देना है आपको। समास होता है, समास अनेक शब्दों के मेल से एक नवीन शब्द बनाने की प्रक्रिया है। ठीक है, ये नवीन शब्द समस्त पद कहलाते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारे समास जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है अव्ययी समास। अव्ययी, व्यय आपको पता है खर्च करना होता है। अव्ययी मतलब जिसमें खर्च ना हो। ठीक है, तो अव्ययी समास ये कौन सा समास होता है, देख लेते हैं। इस समास में पहला पद यानी कि पहला शब्द प्रधान होता है। पहला या पूरा पद अव्यय होता है। अव्यय मतलब वो खर्च नहीं होगा, मतलब वो किसी भी तरीके से चेंज नहीं होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसमें पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे अ, बड़ा आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, निर, यथा, यावत आदि। ठीक है, एक ही शब्द दो बार प्रयोग करने पर भी अव्ययी भाव होता है। ठीक है, जैसे घर घर, प्रत्येक घर, यानी कि एक ही शब्द अगर हम दो बार यूज कर रहे हैं, घर घर, चल चल, तो ऐसे शब्द जो भी होते हैं वो भी अव्ययी समास होते हैं। इसके सिवा हमारे अव्ययी के कुछ उदाहरण देखिए, यहाँ पे लिखा है आजन्म, जन्म पर्यंत। ठीक है, यथाविधि यानी अवधि के अनुसार, यथाक्रम यानी क्रम के अनुसार। यानी कि इसमें जो पहला शब्द है वो क्या है? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। और उपसर्ग जो है एक ऐसा शब्द है जो किसी भी शब्द को के साथ लगा के उसमें
परिवर्तन कर सकता है, पर उपसर्ग को अगर सेपरेट करते हैं तो जो पहला शब्द होता है उपसर्ग होता है हमारा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो अब हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययी में पहला पद प्रधान था और तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान है। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति कारक चिन्ह का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार ही लगता है, जिसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, कारक। इसी आधार पर इनके उपभेद होते हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष समास आदि। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि तत्पुरुष समास में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, और इसमें जो भी प्रथम पद होता है उसका लिंग वचन किसके अनुसार लगता है? दूसरे पद के अनुसार लगता है। दूसरा पद प्रधान होता है तो दूसरे पद के अनुसार ही इसके कारक चिन्ह लगाए जाते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय। ठीक है, राजपुत्र, राजा का पुत्र। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। ठीक है, समझ गए आप? अब हम आते हैं तीसरे पे। हमारा थर्ड समास है कर्मधारय समास। कौन सा है? कर्मधारय समास। ठीक है, इसमें समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? इसमें समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है। इसके लिंग वचन भी समान होते हैं। इस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, अर्थात पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है और विग्रह करने पर रूपी शब्द का प्रयोग होता है, जैसे चरण कमल, चरण रूपी कमल। इस समास में व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है। यानी कि आपको याद रखना है कर्मधारय में होता क्या है? कर्मधारय में दो शब्द होते हैं, दोनों ही शब्द आप कह सकते हो कि प्रधान होते हैं। इसमें होता यह है कि पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। ठीक है, यानी इसमें एक तरीके से आप कह सकते हो कि विशेषता बताई जाती है, एक शब्द दूसरे की विशेषता बता रहा है। जैसे आप उदाहरण देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। इसका उदाहरण देखिए, नील कमल, नीला जो कमल, यानी कि कमल की विशेषता क्या है? कि वो नीला है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला, यानी मुख की यहाँ विशेषता क्या बताई जा रही है? कि वो कैसा है? चंद्रमा के समान है। मुख की विशेषता क्या है? चंद्रमा के समान है। तो आप ये कह सकते हो कि कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य एक साथ होता है और एक शब्द दूसरे की विशेषता बताता है, उसे हम कहते हैं कर्मधारय समास। अगला आ जाता है हमारा द्विगु समास। कौन सा होता है? द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? आप देख लेते हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और कभी कभी दूसरा पद भी संख्यावाचक हो सकता है। तो द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद संख्यावाचक होता है और कभी कभी दूसरा पद भी संख्यावाचक हो सकता है। विग्रह करने पर समूह या समाहार का बोध होता है, किसी नए अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुव्रीहि समास में देखा जाता है। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। आपको द्विगु समास बहुत आसान है, आपको हमेशा पता रहेगा। द्विगु समास में हमारी कोई ना कोई संख्यावाचक शब्द आएंगे। ठीक है, जैसे कि चौराहा, चार राहों का समूह। चौराहा जिसमें चार राहें जाके मिल जाती हैं उसे चौराहा कहते हैं। नवग्रह, नवग्रह का मतलब होता है 9 ग्रहों का समूह। उसके बाद है दोपहर, यानी 2 पहरों का समाहार। तो इस तरीके से जहां पे संख्या का प्रयोग होता है वो हमारे क्या होते हैं? द्विगु समास होते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में हमारे दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद अधिकतर एक दूसरे के विलोम होते हैं। क्या याद रखना है? दोनों पद अधिकतर एक दूसरे के विलोम होते हैं। विलोम मीन्स होता है उल्टा। इसका विग्रह करने पर बीच में या का बोध होता है। या और तथा योजक शब्द भी कहे जाते हैं, जैसे ठंडा गरम, जो एक साथ वर्ड्स लिखे जाते हैं।
ठंडा गरम, आपने देखा बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो ठंडा और गरम। तो द्वंद्व समास क्या होता है, दोनों शब्द प्रधान होते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं, सीता राम यानी सीता और राम। खरा खोटा, खरा या खोटा। अन्न जल, अन्न और जल। तो ये क्या है, हमारे द्वंद्व समास के उदाहरण है। अगला देख लेते हैं हम अपना, अगला और हमारा आखिरी समास है बहुव्रीहि समास। कौन सा है, बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। बहुव्रीहि में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। दोनों पद मिलकर जिस तीसरे पद या अन्य पद को बनाते हैं उसकी प्रधानता होती है। ठीक है, क्या होता है इसमें, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की प्रधानता बताते हैं। ठीक है, विग्रह करने पर वाला है, जिसका, जो, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्द आते हैं। तो अगर हम विग्रह करते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं, दशानन, क्या है, दशानन। 10 है आनन, जिसके, आनन का मतलब होता है मुख, जिसके 10 मुख हैं वो कौन है, रावण। अगला है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी कि शिव। तो आपको ये याद रखना है, बहुव्रीहि बहुत आसान है। इसमें क्या होता है कि हम किसी दूसरे की विशेषता बता के उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, हम उसके बारे में सीधा नहीं बोलते, उसका नाम नहीं बोलते हैं, हम उसकी हम कह सकते हैं कि उसकी विशेषता बता के हम उसके बारे में बताते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल आप बता दूं, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। ठीक है, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर मीन्स होता है पेट, तो लंबा है उदर जिसका, ये किसकी बात हो रही है, गणेश की। यानी कि यहाँ पर हम जिसकी बात करते हैं उसका नाम नहीं लेते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, जिससे कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। ये होता है बहुव्रीहि समास। तो आज हमने ये 6 समास किए हैं। अब हम इसके उत्तर देख लेते हैं। हमें यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। निम्नलिखित समस्त पदों का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो पहले में हमें क्या करना है, समास विग्रह करके हमें समास का नाम बताना है। जैसे कि माता पिता, अभी मैं आपको इसके आंसर्स लिखित में भी दूंगी, पहले मैं आपको वर्बली एक बार बता देती हूँ। ठीक है, जैसे माता पिता, तो अभी आपने जस्ट अभी हमने पढ़ा था द्वंद्व समास, ठीक है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इस तरीके से माता पिता, माता और पिता क्या हो गया, इसका समस्त पद क्या है, माता पिता, और इसका समास विग्रह क्या होगा, माता और पिता, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान है। और ये कौन सा समास हो गया, ये हो गया हमारा द्वंद्व समास। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको अलग करना है। अगला देखिए, निम्नलिखित समास विग्रह का समस्त पद और नाम लिखिए। इसमें क्या करना है, इसका भी मैं एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ। इसमें देखिए, 9 रात्रियों का समूह, ये हमारा समास विग्रह है। अब हमें इसका समस्त पद बताना है और समास बताना है। तो 9 रात्रियों का समूह, आपने देख लिया 9 आया है, इसमें संख्यावाचक है ये। जहां संख्यावाचक होता है वहां कौन सा समास होता है, द्विगु समास। तो सबसे पहले इसका देखते हैं, 9 रात्रियों का समूह, इसका क्या शब्द समस्त पद क्या बनेगा, इसका समस्त पद क्या बनेगा, इसका समस्त पद है 9 रात्रियों का समूह, यानी 9 रात्र। क्या हो जाएगा, नवरात्र। तो इसका समस्त पद हो जाएगा हमारा नवरात्र। और इसका उदाहरण, ये कौन सा समास है, ये है द्विगु समास। कौन सा समास है, द्विगु समास। तो इस तरीके से मैंने आपको एक एक एग्जांपल बता दिए। अब मैं इसके सॉल्यूशन को दिखाती हूँ। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारे आंसर्स। मैंने यहाँ पे एक टेबल की फॉर्म में आपको बना के दिया हुआ है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी अपने आंसर्स लिख सकते हैं। हमारा वो पहला शब्द क्या है, माता पिता। समस्त पद क्या है हमारा, माता पिता। तो इसका समास विग्रह हो गया माता और पिता। और इसमें कौन सा समास है, इसमें द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। दूसरा है हमारा आशुतोष। क्या है, आशुतोष, यानी कि आशु प्रसन्न होता है जो, आशु प्रश्न होता है जो, आशु मीन्स होता है शीघ्र। तो इसमें कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। कौन सा है, बहुव्रीहि समास। उसके बाद है दाल रोटी। क्या है, दाल रोटी, दोनों पद प्रधान है, तो दाल और रोटी, यानी कि द्वंद्व समास। अगला है राजपुत्र, राजा का पुत्र। कौन सा समास है इसमें, तत्पुरुष समास। अगला है पंच तत्व, पंच नाम से ही पता चल गया हो गया आपका, 5 तत्वों का समूह। ठीक है, यहाँ पे संख्यावाचक आ गया, तो ये कौन सा है, द्विगु समास।
अगर नेक्स्ट है हमारा लंबोदर, मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो ये किसकी बात हो रही है, बहुव्रीहि समास। अगला है भरपेट, ठीक है, भरपेट यानी पेट भरकर, तो इसमें कौन सा होगा, अव्ययी समास, क्योंकि आपने देखा भर पेट, भर जो है वो एक तरीके से आपका उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये अव्ययी समास हो गया। दूसरा देख लेते हैं हम, इसमें है हमारा पहला, हमें समास विग्रह दे रखा है, हमें इसका समस्त पद और समास बताना है। तो पहला हमारा आपको नाम से ही पता चल गया, नवरात्रियों का समूह, यानी कि नवरात्र, नवरात्र में कौन सा समास होगा, द्विगु समास, क्योंकि ये संख्यावाचक है। अगला है शक्ति के अनुसार, यानी कि यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, यथा आप देख सकते हो क्या लगा है, उपसर्ग, तो ये कौन सा हो गया, अव्ययी समास। दूसरा नेक्स्ट देख लेते हैं, देश के लिए भक्ति, क्या है, देश के लिए भक्ति यानी देशभक्ति, तो कौन सा समास हो गया इसमें, तत्पुरुष समास। दो सुतों का समूह, दो सुतों का समूह, इसमें आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दो सुतों का समूह यानी दो सुती, क्या है, दो सुती, इसमें कौन सा समास होगा, द्विगु समास, क्योंकि इसमें संख्या का प्रयोग किया गया है। अगला है रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला, सारथी, वैसे आप रथ को चलाने वाला यहाँ पे क्या लिखना है आपको, रथ को चलाने वाला, जो रथ को चलाता हो, सारथी, तो ये कौन सा समास है, ये है तत्पुरुष समास। कौन सा समास है ये, तत्पुरुष समास। अगला देख लेते हैं, धन से हीन, धन से हीन यानी कि इसका समस्त पद है धनहीन, इसमें भी कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। तो ये थे आपके आंसर्स। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन या डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, आपकी सभी समस्याओं को सुना जाएगा और उसका निवारण किया जाएगा। थैंक यू बच्चों।